नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है राजस्थान पुलिस ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा हेतु करंट अफेयर्स रिवीजन की इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेहतरीन है या नहीं इसका तो निर्णय आप सबको करना है। मैं अपना प्रयास कर रहा हूं कि आप सभी को ये सब पसंद आए, और पसंद आना न आना दूसरी बात है। आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल आने चाहिए, आपका भविष्य इससे सुधरना चाहिए, तभी मेरा ये कार्य सार्थक सिद्ध होगा। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं, और मेरी उम्मीद है कि आपकी परीक्षा उपयोगी जितना भी करंट अफेयर्स है वो मैं आप सबके सामने रखूं। तो आज हमारे इस 5वें पार्ट के बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, परीक्षा में छपने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रिवीजन का 5वां भाग जो राजस्थान पुलिस और वीडियो मेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रमुखता से इसे तैयार किया है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने है, जरा देखिए। भारतीय हॉकी टीम के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021, ये जो पुरस्कार है ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड प्रदान किया गया। ऐसे भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी कौन है, जरा बताइएगा। तो रानी रामपाल ये महिला टीम की खिलाड़ी है। कौन सी टीम की है? महिला टीम जो है, यानी फीमेल जो टीम है उस फीमेल टीम की, या फिर मैं यहाँ सही लिख देता हूँ, महिला जो टीम है उस महिला टीम की क्या है, ये खिलाड़ी है, महिला टीम की खिलाड़ी है। चलिए, यह कैप्टन कह सकते हैं, यहाँ पर ये कप्तान है, महिला टीम की क्या है, कप्तान है। चलिए जरा अब देखिए आगे क्या है। यहाँ है पी आर श्रीजेश। पी आर श्रीजेश की अगर बात करें तो ये गोलकीपर हैं भारतीय पुरुष टीम में। पी आर श्रीजेश जो है वो क्या है, गोलकीपर हैं, गोल कीपर की भूमिका में है, गोलकीपर पुरुष टीम के हैं, और इन्हीं को क्या किया गया, इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। स्मृति मंधाना का संबंध जो है वो क्रिकेट से है, और क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। तो भारत के जाने माने हॉकी के गोलकीपर पी आर श्रीजेश को वर्ष 2021 के उनके प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। वे इस सम्मान को पाने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं, यानी ये इस सम्मान को पाने वाले सेकंड भारतीय हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सेकंड भारतीय जो हैं वो कौन है, पी आर श्रीजेश है। और इन्होंने जो है वो ये ध्यान रखिएगा, इनसे पहले वर्ष 2020 में यह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को 2019 में उनके प्रदर्शन के आधार पर मिल चुका है। यानी फर्स्ट जिनको ये मिला है वो कौन है, रानी रामपाल है, जिनको ये पहले मिल चुका है 2019 के उनके प्रदर्शन के आधार पर 2020 में इनको मिला है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल जो है वो क्या है। तो ध्यान रखिएगा, 2021 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जो है वो इनको मिल चुका है। नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है आपके सामने। यहाँ पर दिया है, केंद्र सरकार ने हाल ही में नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किया है। तो ये सवाल तो मैं हजारों बार आपको पढ़ा चुका हूँ। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर जो है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया है, डॉक्टर को वी अनंत नागेश्वर को नए आर्थिक सलाहकार बनाए गए। और हमारे वित्त मंत्री जो है वो कौन है, तो निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण है, जिन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया। सीतारमण पहला डिजिटल बजट प्रस्तुत करने का श्रेय भी इन्हीं के पास है। फर्स्ट, यानी इससे पहला जो बजट था वो डिजिटल बजट था। डिजिटल बजट जो प्रस्तुत करने का काम किया वो भी किसने किया, निर्मला सीतारमण जी ने किया। प्रभाश्री अत्रे का जो संबंध है वो कला क्षेत्र से, किस क्षेत्र से, कला क्षेत्र से इनका संबंध है, कला क्षेत्र से। और अभी हाल ही में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार जो है, पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उनमें इनका नाम है। एस सोमनाथन जो है इनको इसरो का चेयरमैन बनाया गया, इनको इसरो का चेयरमैन क्या किया गया, अभी हाल ही में के सिवान के स्थान पर इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया। उर्जित पटेल पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब आपके सामने मैंने रख दिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 किसके द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया। तो ये भ्रष्टाचार सूचकांक जो है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया,
तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे मित्रों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इस संस्था के द्वारा इसको जारी किया गया है। अभी आपसे पूछा जा सकता है सीधा ऐसा कैसा सवाल कि अभी हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है 2021 जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। इसी से जुड़ा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 25 जनवरी 2022 को जारी किया गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है ये आपको बताना है। तो इसमें भारत को जो है वो 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 85वां स्थान जो है वो भारत को प्राप्त हुआ है। तो एक बार फिर मैं बड़े अक्षर में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। 85वां स्थान कौन से देश को मिला है, तो यह 85वां स्थान भारत को मिला है। किस में, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जो कि 25 जनवरी 2022 को जारी किया गया। तो इसका सही जवाब जो है वो ये वाला होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ पर है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जो है वो 25 जनवरी 2022 को जारी किया गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। भारत में इसको 85वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को। अन्य देश कौन सा है जिसको यही स्थान प्राप्त हुआ, यानी 85वां स्थान 2 देशों को प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यह है, एक तो यह स्थान प्राप्त हुआ है किसको, भारत को। भारत के साथ ही यह स्थान प्राप्त हुआ है मलेशिया को। मलेशिया और भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है, 85वां स्थान मिला है। तो 2 देश हैं जिनको 85वां मिला है, एक भारत है और एक क्या है, मलेशिया। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, मलेशिया होगा, जिसको यह स्थान जो भारत को प्राप्त हुआ है वही स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 है ये, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2000 अभी हाल ही में आपको पढ़ाता आ रहा हूँ। 2021, 20 नहीं, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 21 है। 2021 की, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 25 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। इसमें शीर्ष स्थान पर स्थित देश कौन सा है, तो इसमें शीर्ष स्थान पर जो है वो 3 देश हैं। शीर्ष स्थान पर कितने देश हैं भैया, 3 देश इसमें शीर्ष स्थान पर है। पहला कौन सा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है और न्यूजीलैंड है। क्या ये तीनों देशों के नाम आप याद रख सकते हैं, जिसमें से तीनों देशों के नाम अगर हमें याद रहते हैं तो मेरे हिसाब से ये बात जो है वो थोड़ी आसानी से आपको क्या हो जाएगी, याद रखने में सहूलियत होगी। और पहला जो है वो डेनमार्क है, उसके बाद में आपका फिनलैंड है, उसके बाद में न्यूजीलैंड है। ये 3 देश हैं। इसके बाद भी अगर ध्यान रहे तो नॉर्वे है, सिंगापुर है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, लेकिन ये सब याद रखने की जरूरत है नहीं। तो भारत जो है इसको तो मिला है कौन सा स्थान, यहाँ पर देखिए भारत को मिला है इसमें 85वां स्थान, जो कि पिछले वर्ष भारत इसमें 86वें स्थान पर था। पिछले वर्ष भारत कौन से स्थान पर था, तो 86वें पर था। एक स्थान का भारत का सुधार हुआ है, तो ये 85 नंबर जरूर ध्यान हमें रखना है। और अगर अंतिम देशों की बात करें तो अफगानिस्तान जो है, क्या है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है वो इसमें अंतिम पायदान पर रहा है। अफगानिस्तान इसमें अंतिम पायदान पर रहा है। तो आपको टॉप 3 याद रखने हैं। उसके बाद भारत का कौन सा है और भारत के साथ कौन सा है, तो भारत के साथ मलेशिया है। तो दोबारा लिख देता हूं यहाँ पर, एक तो भारत और एक कौन सा है, मलेशिया। ये दोनों देश जो हैं इसमें एक जैसा स्थान बना पाए हैं। और अंतिम स्थान जो है वो किसको मिला है, अंतिम स्थान जो है वो मिला है यहाँ पर अफगानिस्तान को। तो मेरे हिसाब से याद रख लोगे। चलिए नेक्स्ट जरा देखते हैं। विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट 2022, विश्व रोजगार परिदृश्य और सामाजिक रिपोर्ट 2022 निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में जारी की गई, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई क्या, नहीं साहब, विश्व बैंक ने इसको जारी नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO जो है, ILO, इस ILO के द्वारा क्या किया गया, इसको जारी किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जनेवा में, जनेवा स्विट्जरलैंड, जनेवा स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर इसका क्या है भैया, मुख्यालय स्थित है। इसके द्वारा इस रिपोर्ट को क्या किया गया है, जारी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट में जो है वो बेरोजगारी, वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी की संख्या कम से कम 2023 तक कोविड पूर्व के स्तर से ऊपर रहेगी। यानी बेरोजगारी जो है उसके विभिन्न प्रकार के आंकड़े इसके द्वारा क्या किए गए हैं, जारी किए गए हैं। तो किससे संबंधित है ये वाली, तो मुख्यतः बेरोजगारी जो है इसको आधार बनाया गया। बेरोजगारी को आधार बनाकर ये रिपोर्ट क्या की गई है, अभी हाल ही में इनके द्वारा
जारी की गई। तो मेरे हिसाब से ये भी बात आपको ध्यान रह जाएगी। विश्व व्यापार संगठन नहीं, स्वास्थ्य संगठन नहीं, तो इसका सही जवाब जो है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्या भारत ने किस क्षेत्र विशेष के राष्ट्रीय अध्यक्षों के मध्य पहला शिखर सम्मेलन जो है वो 27 जनवरी 2022 को भारत में आयोजित किया? यानी कौन से ऐसे देश हैं जिनके बीच में पहला शिखर सम्मेलन 27 जनवरी 2022 को जिसका आयोजन भारत में किया गया, या फिर ये कह दीजिए इसका आयोजन जो है वर्चुअल रूप से किया गया था। किस रूप से? वर्चुअली रूप से इसका आयोजन किया गया था। वर्चुअली रूप से इसका आयोजन किया गया था। हालांकि भारत आने वाले थे, लेकिन उसके बाद में जो ओमिक्रॉन का मामला था, कोशिक्रॉन की वजह से, ओमिक्रॉन जो है उस ओमिक्रॉन की वजह से क्या किया गया था, भारत जो है इसमें ये नहीं आ सके और ऑनलाइन रूप से इसका आयोजन किया गया। दक्षिणी एशियाई देश हैं, या फिर मध्य एशिया देश है, या पूर्वी एशियाई देश हैं, या पश्चिमी एशियाई देश हैं? कौन से ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत ने इस प्रकार की बातचीत की? तो मध्य एशियाई जो देश हैं, उन 4 मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधि भारत आने वाले थे। ओमिक्रॉन की वजह से इसका आयोजन वर्चुअली या ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन मोड में इसका आयोजन किया गया था। चलिए, भारत की ओर से नरेंद्र मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया। और कौन से देश थे? 27 जनवरी 2022 को इसका आयोजन किया गया। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन इतने देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो आए। कासिम जोमार्ट टोटाएव, साबिर जापारोव, इमाम अली रहमान, गारबांगुली बर्डी मोहम्मद और शौकत मिर्जियोयेव, ये जो हैं वो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, इन्होंने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। तो मेरे हिसाब से आपको इस बात को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर स्थित देश कौन सा है, जरा बताइए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 कौन जारी करता है? तो हेनले और पार्टनर्स जो हैं इसके, उनके द्वारा इसे क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। और यह जनवरी 2022 में क्या की गई, जारी की गई। जनवरी 2022 में इसे जारी किया गया। और इसमें शीर्ष स्थान पर स्थित जो है वो देश कौन सा है? तो ध्यान रखिए मेरे मित्रों, इसमें 2 देश हैं जो शीर्ष स्थान पर है। एक तो है जापान, एक तो क्या है, जापान, वह सिंगापुर, इसमें दोनों पहले स्थान पर ही है। ये समझिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें मैंने ए व बी दोनों ऑप्शन देने थे, वो मैं भूल गया किसी कारणवश। ये समझ लीजिए आप लोग, मैंने सिंगापुर दे दिया और जापान दोनों अलग अलग दे दिए, और यहाँ देना था कौन सा, ए व बी दोनों, लेकिन वो नहीं दिए गए। इस वजह से मैं लिख देता हूँ 1 व 2 दोनों। 1 व 2 दोनों आपका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। दोनों, ये सही आंसर है इसका। 1 व 2 दोनों इसका सही आंसर है। जापान और सिंगापुर, इसमें सिंगापुर जो है इसमें पहले स्थान पर रहे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और इसका मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि भैया जो विभिन्न देश हैं उनके साथ वीजा मुक्त पहुंच आपकी कितनी अच्छी है, आपके किस प्रकार वीजा की आवश्यकता होती है, जहां पासपोर्ट धारकों को प्रस्थान से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्राप्त करना होता है। तो उन देशों के हिसाब से कितने देश ऐसे हैं जिनमें अपन आसानी से आ जा सकते हैं? तो सिंगापुर और जापान वाले जो हैं वो 192 देश ऐसे हैं जिनके साथ आसानी से इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। तो जापान और सिंगापुर बस आपके काम की बात है, वो याद करनी है, ये इतनी काम की बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, ये बताइए। तो पहले और दूसरे पर, तो पहला स्थान तो आपको बता ही दिया मैंने, जापान का है। पहला जापान और है, सिंगापुर है। जापान और क्या है, सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है। सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद भारत का चौथा स्थान नहीं है इसमें, 5वां स्थान भी इसमें भारत का नहीं है। 85वां स्थान तो अभी आपको बताया था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है, धारणा सूचकांक, इस सूचकांक में कौन सा स्थान है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है इस 2021 में ये स्थान भारत का धारणा सूचकांक में 85वां स्थान है। लेकिन इसमें कौन सा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 84वां स्थान है। इसमें भारत का 84वां स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ 84वां स्थान किसका है, तो भारत का इसमें 84वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए।
ब्रिक्स बैंक, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, जिसे शॉर्ट में हम एनडीबी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? एनडी और बी, इस शॉर्ट नाम से जानते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक भी इसे कहते हैं। का नया चौथा सदस्य अभी हाल ही में इनमें से किसको बनाया गया है? एनडीबी का नया जो सदस्य है वो किसको बनाया गया, आपको ये बताना है। वैसे आपने अगर ब्रिक्स के बारे में सुना हो कभी, क्या सुना है? ब्रिक्स के बारे में अगर कभी सुना है, BRICS, ये पहले ब्रिक होता था, ब्रिक्स बन गया। ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये देश जो हैं वो 5 देश थे। इन 5 देशों का एक बैंक बना जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहने लगे। लेकिन बाद में इसमें क्या आ गया, एक तो इसमें बांग्लादेश शामिल हो गया। कौन सा देश? बांग्लादेश शामिल हो गया इसी बैंक में। बांग्लादेश के साथ साथ बाद में इसमें कौन सा शामिल हो गया? यूएई इसमें शामिल हो गया। यूएई वालों ने कहा भी हमें भी शामिल करो। इसके बाद एक नया राष्ट्र आ गया जिसका नाम था उरुग्वे। कौन सा हो गया? उरुग्वे इसमें क्या हो गया? शामिल हो गया। तो 3 नए राष्ट्र इसमें जुड़ गए, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। लेकिन अभी आपसे पूछा जा रहा है कि चौथा नया सदस्य अभी हाल ही में कौन सा जुड़ा है वो बताइए। तो इसमें मिस्र जो है वो नया सदस्य चौथा जुड़ा है, ये ध्यान रखना। 3 नए सदस्य कौन से हैं? तो बांग्लादेश है, संयुक्त अरब अमीरात है और उरुग्वे है। ये पहले से है, लेकिन मिस्र चौथा नया जुड़ा है और बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे भी इसके लिए क्या है? नए सदस्य देश हैं, ये ध्यान रखना। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? संघाई चीन में है। आपको ये भी ध्यान रखना है, कहाँ पर है भैया? संघाई चीन जो है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो है वो क्या है? स्थित है। मेरे हिसाब से याद रख लोगे। 2015 में इसने अपना कार्य करना क्या किया था? शुरू किया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले ब्रिक बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इसका मुख्यालय या कार्यालय जो है वो कहाँ पर है? ब्रिक्स में शामिल है। तो मिस्र शामिल होने के बाद देखिए 5 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, टोटल मिलाकर इसके कितने सदस्य हो गए? 9 सदस्य जो हैं अब इसके टोटल हो चुके हैं। चलिए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में स्थित सामाजिक आवास इकाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया? इस देश के प्रधानमंत्री प्रविंदर कुमार जगन्नाथ भी इनके साथ उपस्थित थे। तो ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ हमने ऐसा किया है? तो ये घटना कब की है? तो 20 जनवरी की घटना है। कब की? 20 जनवरी जो है, 20 जनवरी को, 20 जनवरी 2022, 20 जनवरी 2022 को ऐसा किया गया। आपको बहुत ज़्यादा पीछे का करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परीक्षा से पहले 3 महीने का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़िएगा मेरे मित्रों। उनमें से अधिकांश सवाल आते हैं और पुराना आता भी है तो उसमें से 1-2 सवाल आते हैं। तो 20 जनवरी 2022 आपको सबसे ज़्यादा डेट याद नहीं करनी, बस सुन लीजिएगा। इस समय भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री दोनों ने क्या किया था? संयुक्त रूप से इस सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन इन्होंने किया था। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो 8 मेगावाट की एक सौर परियोजना का भी इन्होंने उद्घाटन किया था। इसके अलावा वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है। कई परियोजना भारत के सहयोग से कहाँ पर चल रही है? तो मॉरिशस में चल रही है। और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? परविंदर कुमार जगन्नाथ हैं। ये मॉरिशस जो है इससे संबंधित आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? कोविड-19 वैक्सीन पर डाक टिकट किसके द्वारा जारी की गई? तो कोवैक्सीन की जो शीशी थी, बोतल थी, उसके साथ जो वैक्सीन आती है हमारी, उस वैक्सीन का जो डाक टिकट है वो जारी किया गया था जब हमने करोड़ों जो है वो क्या कर लिए थे? इंजेक्शन पूरे कर लिए थे। कोविड-19 का हमने इस प्रकार का कीर्तिमान स्थापित कर लिया था, तो इस अवसर पर इस प्रकार की डाक टिकट जो है वो जारी की गई थी। तो राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की 1 वर्षगांठ जो है वो पूर्ण होने के अवसर पर टीकाकरण अभियान दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि 130 करोड़ की जनसंख्या को टीका लगाना बहुत मुश्किल काम था। तो यह जो है वो 16 तारीख को पूरा हुआ। 16 जनवरी को यह अभियान शुरू किया गया था और वो पहली वर्षगांठ जो है फर्स्ट वर्षगांठ जो मनाई गई, पहली वर्षगांठ मनाए जाने के अवसर पर इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जारी नहीं किया, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी ने नहीं किया, हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जो हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा इस डाक टिकट को क्या किया गया था?
जारी किया गया था। इसमें जिसमें वैक्सीन थी उस वैक्सीन वाली शीशी के ऊपर और उसके साथ इंजेक्शन लिए हुए, तो ये वाली जो डाक टिकट है वो अभी हाल ही में 16 जनवरी को जारी की गई थी। चलिए जरा नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 जनवरी 2022 को पहला जिला सूचकांक जो है, सुशासन सूचकांक जो है वो जारी किया। पहला जिला सुशासन सूचकांक है, पहला जिला सुशासन सुशासन पहला जिला सुशासन सूचकांक ये जारी किया, ये बताइए पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है वो जारी किया गया। तो लद्दाख के लिए नहीं भैया, दिल्ली के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए यह जारी किया गया था। पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है वो किया गया था और ये किया गया था 22 जनवरी 2022 को। जम्मू कश्मीर सुशासन सूचकांक वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। जहां पर मनोज सिन्हा जो है, कौन है भैया, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ के क्या हैं, उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं। और आपको पता होगा लद्दाख में राधाकृष्ण माथुर है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। तो चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे प्रदान किया गया। एक तो देखिए संस्थागत दिया जाता है, एक तो क्या दिया जाता है, संस्था को दिया जाता है। संस्थागत पुरस्कार जो है वो तो दिया गया था गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, और दिया जाता है एक व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था प्रोफेसर विनोद शर्मा को। तो ए व बी दोनों इसके सही आंसर हैं, ये इसका सही जवाब होगा। तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया, संस्थागत में गुजरात की संस्था को और व्यक्तिगत तौर पर विनोद शर्मा को। तो इसका सही जवाब जो है वो 3 नंबर है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं क्या है हमारा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की क्या की गई थी, घोषणा। वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस दिन को की गई थी। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और उनकी माता गुजरी जी के मानवता की रक्षा के लिए दी गई कुर्बानी को नमन करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की क्या की गई, घोषणा। तो 26 दिसंबर का दिन आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर 26 दिसंबर का दिन हमें ध्यान रखना है। और खालसा पंथ के संस्थापक सर्वदानी गुरु गोविंद सिंह जी की 355वीं जयंती यानी प्रकाश पर्व के अवसर पर इस प्रकार की घोषणा की गई थी, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ें, उससे पहले आप लोग ये सब बात जानते हैं, लेकिन बाल दिवस अगर पूछे तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये मत भूलिएगा। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर हम अगली बात अगर करें तो आपको समझना है, ये देखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को जब दीवार में चिनाया जा रहा था, औरंगजेब ने इस प्रकार के काम किए थे। गुरु गोविंद सिंह के 2 थे बच्चे, थे सच्चे सिंह के बच्चे। जोरावर सिंह जोर से बोला, फतेह सिंह फिर शोर से बोला, धरो ईंट भरो गारे, चुनो दीवार चलो हत्यारों, निकलती श्वास बोलेगी हजारों बार बोलेगी, गुरु दशमेश की जय, इस देश की जय, इस देश की जय। और इस देश के लिए मर मिटने वाले जोरावर सिंह और फतेह सिंह का नाम युगों युगों तक इस धरती पर रहेगा। तो ऐसे हमारे वीर बालक जो हैं उनकी याद में वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा 26 दिसंबर को की गई है, यानी 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा हाल ही में बना है, उस शहर का नाम बताइए। तो उस शहर का नाम है मेरे दोस्तों कोची। कोची शहर जो है वो पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला शहर बन चुका है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कोची वो शहर है जहां पर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला कस्बा या शहर कौन सा बना है, तो कोची शहर है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए क्या है। यहाँ पर है देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है। अभी हाल ही में देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जो एलपीजी तो युक्त हो चुका है, यानी जहां सबसे ज्यादा एलपीजी का प्रयोग किया जा रहा है। एलपीजी में आपको पता होगा सबसे ज्यादा जो है वो ब्यूटेन होता है, ये सवाल आ चुका है पीछे फर्स्ट ग्रेड में, ब्यूटेन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो धुआं मुक्त हो और एलपीजी युक्त हो ऐसा देश का
पहला राज्य कौन सा बना? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। तो ऐसा देश का पहला राज्य जो है वो कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश का शिमला आपको क्या करना है भैया? याद रखना है। चलिए जरा आगे बात करते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सरदार पटेल रेलवे स्टेशन नहीं किया गया साहब। सरदार पटेल रेलवे स्टेशन स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में स्थित है, लेकिन इसका नाम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी रेलवे स्टेशन नहीं किया गया है। लोह पुरुष रेलवे स्टेशन भी इसका नहीं किया गया, इसका नाम किया गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्या किया गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है, तो आपको ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गांव जो है वो कौन से हैं? खुले में शौच मुक्त या ODF प्लस गांव जो हैं, ODF प्लस गांव की संख्या के हिसाब से सूची में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ऐसा राज्य जहां सबसे अधिक ODF प्लस जो है, ODF का मतलब खुले में शौच मुक्त, ODF प्लस सबसे ज्यादा गांव कौन से राज्य में? ऐसा राज्य का नाम आपको बताना है। तो ऐसे राज्य का नाम है भैया तेलंगाना है। क्या है? तेलंगाना ऐसे राज्य का नाम है। और तेलंगाना की जो राजधानी है वो आपको पता ही होगा भैया, हैदराबाद है। और हैदराबाद के बारे में एक बात जो आगामी परीक्षा में आएगी वो आपका स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है, जिसका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने क्या किया था? उद्घाटन किया था। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या होगा? तेलंगाना है। तेलंगाना में सबसे अधिक ODF प्लस क्या है? गांवों की संख्या है। चलिए जरा नेक्स्ट सवाल की बात अगली क्लास में हम करने वाले हैं। मेरी उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। अगली क्लास में कुछ नई जानकारियां लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपनी सभी मित्रों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करिए, ताकि मैं इसी प्रकार आप सबके लिए प्रयास करता रहूं। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।